आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है खेल की बात रेडियो टशन के साथ। इस कार्यक्रम के किसी भी हिस्से में आपसे क्रिकेट पर आधारित एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका कमेंट बॉक्स में आप सही उत्तर दे सकते हैं। सही उत्तर देने वाले को हमारी ओर से आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। धन्यवाद। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। रेन रेन गो अवे, कम अगेन ऑन अनदर डे, that is what might have been sayings in the series between India and New Zealand. As far as the T20 matches are concerned, all three matches were not completely, but anyhow, or somehow I should say, affected rain affected. It's totally up to you. How do you want to arrange the sentence? I always used to say. But again, in the end, it was India who clinched the series by 1-0 and have been declared a winner of the series between India and New Zealand, which is being played in New Zealand, followed by 3 one-day matches as well, which will be starting from Friday. Let's see how will be the weather. Once again, welcome back to all of you on your favorite show, Khel Ki Baat Radio Tashan ke saath. With me, my all-time favorite or guest, anchor, whatever you want to say, Mr. Ramkishan ji is in the studio. Welcome back, man, on the show. जी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत कहीं मैच खेले बरसात ना हो, ये फिर हाल के दिनों में होना मुश्किल है। हाँ, कई बार भारत बड़ा फॉर्चुनेट भी रहा। विश्व कप जैसे मेले में भारत के मैचेस में बरसात ने उतना परेशान नहीं किया, लेकिन हाँ, रेन इफेक्टेड मैच जरूर है। हाँ, पाकिस्तान वाले मैच पर बादल के जो बादल है वो खतरों के बादल या बादल जो भी कह लीजिए मंडरा रहे थे। लगातार ऐसी उम्मीद थी कि मेलबोर्न में मैच नहीं हो पाएगा, लेकिन पता नहीं, शायद भगवान को भी ये मंजूर था कि वो पाकिस्तान भारत का मैच देखना चाहते थे। कुछ भी कह लें आप, वो मैच हुआ और बिना रेन के हुआ। इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर वाज नो रेन एट ऑल, नो रेन इंटरप्शन। जी बांग्लादेश के खिलाफ भी, जी हाँ, बारिश ने ही भारत को मैच में वापसी करवाने का एक मौका दिया। हाँ बिल्कुल, अदरवाइज भारत शायद कहीं और स्थिति में खड़ा होता। जी हाँ, लिटिन दास का वो अर्धशतक 20 या 21 गेंदों में, सही मायने में बारिश ने भारत के लिए हित ही साधा है बीते दिनों में। Absolutely. And then India went to play 3 matches of T20 series and 3 matches ODI series, and out of which 3 matches have been concluded, and the result is India will be getting the trophy, or will have got the trophy in a fair sentence. And Surya Kumar Yadav, the man of the series, and Siraj, the man of the match for this game. That was the story as far as India is concerned. New Zealand will be a little worried because they were playing their home actually, so they have got good advantage. Head to head, if I talk about, India played 6 matches in New Zealand, I think, out of which India won 5 or 4. That's confusing actually. And other than that, in 10-11 matches, India is also on a driving seat. So the records were favoring India, and that is what happened actually. We have seen some good performances. We'll come to it later, but let's start by discussing the summary of the game. जी, तो आप नजर डालेंगे इस पर? जी, एक दिवसीय की बात कर रहे हैं आप? नहीं, I'm talking about India versus New Zealand last T20 which was played. जी, न्यूजीलैंड का जो मैच था इंडिया के खिलाफ, सच में बारिश से ही इसकी शुरुआत हुई। और जब बरसात आई, शुरू में टॉस भी नहीं हुआ था, काफी चीजें पक्ष में भी नहीं जा रही थी भारत की। आखिरकार कुछ समय बाद
सारे खिलाड़ी बाहर आए, टॉस हुआ, फिर एक बार मैच में रुकावट आई, एटलीस्ट मैच शुरू हुआ। टॉस जीता ही था न्यूजीलैंड ने, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। टीम में न्यूजीलैंड की एक परिवर्तन था, जैसा कि आपने बताया था, विलियमसन नहीं खेले, उनकी जगह चैटमैन को खिलाया गया और अर्शदीप ने हमेशा की तरह दूसरे ओवर यानी अपने पहले ही ओवर में एक झटका दिया और कॉनवे के पार्टनर फिन एलन को फिर एक बार सस्ते में पवेलियन जाना पड़ा। कॉनवे ने बहुत अच्छी पारी खेली, एक अर्धशतक की पारी, और एक पारी और आई ग्लेन फिलिप्स के बैट से। अच्छी पारियां दो रहीं जिनके बलबूते पे न्यूजीलैंड 160 पे पहुंच गया, जो कि सम्मानजनक स्कोर कहा जा सकता है, लेकिन एवरेज जो पार स्कोर था इस ग्राउंड पे वो 176 का था, वो ना बना सका। कसक रहेगी इसकी। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, एक समय न्यूजीलैंड ने 16 ओवरों में आई थिंक 140 रन के करीब बना लिए थे और उनके विकेट गिरे थे केवल 3। लेकिन जैसे ही वो साझेदारी टूटी कॉनवे और फिलिप्स की, वैसे ही मैच ने रंग बदला और मोहम्मद सिराज को 4 और अर्शदीप को 4। फर्क इतना था, सिराज के 17 रन देने के बाद 4 विकेट मिले और वहीं अर्श को 37 रन देने के बाद 4 विकेट मिले। हैट्रिक नहीं हुई, अर्शदीप की होनी थी, नहीं हुई, मगर टीम की हैट्रिक अवश्य हो गई क्योंकि वो रन आउट हो गए एडी मिलने। तो ये तो रही समरी। यदि भारत की बात करें, जो भारत ने उसका पीछा किया, 162 रन 161 रन का पीछा करना था भारत को। भारत की शुरुआत बहुत खराब रही। आई थिंक 13 रन पे ही पहला विकेट आउट हुआ, 21 पे दूसरा, 21 पे तीसरा, और एक साझेदारी हुई 39 रनों की सूर्य कुमार स्काई और हार्दिक पांड्या के बीच। स्काई आउट हुए 13 रन बना के और स्काई 13 रन बना के आउट हुए और उसके बाद दीपक हुड्डा और हार्दिक पांड्या ने 60 से ले जाके स्कोर को 75 पे पहुंचाया और 75 के स्कोर पे फिर एक बार बारिश आई जिसने खेल बाधित किया और उसके बाद खेल दोबारा शुरू नहीं हो सका। डगवर्थ लुइस के आधार पे फैसला होना था, तो देखा गया तो 75 ना तो भारत के पक्ष में गया ना न्यूजीलैंड के पक्ष में। ये मुकाबला टाई हुआ। यदि 74 होते तो न्यूजीलैंड मैच जीत जाता, 76 होते भारत जीत जाता। भारत कह रहा था हमने 1 रन क्यों कम बनाया, न्यूजीलैंड कह रहा था वो आखिरी गेंद पे क्यों मिसफील्ड हमसे हो गई। तो यही मैच का नतीजा रहा। भारत 1-0 से श्रृंखला जीतने में सफल रहा। जी, Absolutely. Standout performances from India's point of view. Mohammad Siraj have been the pick of the bowler. And Arshdeep Singh, don't forget, has been doing some wonderful stuff in Indian team. I really hope these two bowlers are going to be future of India. But it's totally depend on how they will handle, because workload management, what we always talk about, is a necessary part of any team. And in India, actually, lots of cricket is being played, such as Mustaq Ali Trophy, Devdhar Trophy, Ranji Trophy, Vijay Hazare Trophy, number of trophy, even Bleep Trophy. So player will have to be very careful. Sometimes they'll have to be rested as well to maintain their fitness, which is a very important aspect. As far as fast bowlers are concerned, batsmen, I don't think will feel any problem while batting, because they'll have to just play their strokes and run. And if we talk about bowlers, they'll have to run hard, bowl with complete or full energy, which is what Arshdeep and Siraj is producing for India. No Shami, no Bumrah. Bhuvneshwar have been quite expensive actually. Has not gone for any wicket. 4 overs 35 runs, no wicket. Arshdeep 4 overs 37 runs, 4 wicket. Siraj 4 overs 17 runs, 4 wicket. Deepak Hooda 1 over just 3 runs, no wicket. That is what the bowling analysis for India. Chahal again have been quite expensive, 4 overs at least 30 plus runs without picking a wicket.
I don't say it is, expensive in terms of runs. Yes, that he has not picked up a wicket. That is might be costly or expensive. Other than that, in 4 overs, 35 runs is acceptable actually. Not a bad deal. If you are not giving over 10 runs an over, just 8-9 runs an over in T20, any bowler will be happy actually. हाँ, वनडे में थोड़ा सा खराब रन रेट है ये, इसके साथ आप बॉलिंग नहीं कर सकते, आपको मेंटेन रखना होगा क्योंकि इतने रन अगर वनडे में बनेंगे 50 ओवर में 350-400 का आंकड़ा टीमें पार कर जाएंगी, जो अक्सर होता नहीं है। बहरहाल T20 का मामला है तो चल जाता है। सो ऑल इन ऑल इट वाज गुड परफॉर्मेंस एंड from New Zealand point of view, two beautiful innings, 59 and 54. That is what the score of Conway and Phillips respectively. 59 for Conway, 54 for Phillips on just 33 balls actually. So he actually done the damage, But again, it was standard effort by Indian bowlers in the last 4 overs. A collapse happened and New Zealand bundled out on 160 inside 20th over. तो वो मैच मैं देख रहा था 20वां ओवर, बीच का तो मैं देख नहीं पाया बिकॉज आई वाज बिजी समवेयर। तो मुझे लगा कि यार थोड़े रन और बनने चाहिए थे, मजा अगर आता तो। बट देखो ना, वही मैंने स्टार्टिंग की प्रोग्राम की, रेन गो अवे कम अगेन ऑन अदर डे, वही प्रेयर सब कर रहे होंगे क्योंकि न्यूजीलैंड की स्थिति बहुत बुरी नहीं थी। आपने 4 विकेट फटाफट ले लिए थे, 3 जल्दी गिर गए थे भारत के, 21 रन तक आते आते भारत ने 3 विकेट गिरा दिए थे। तो अगर वो 160 रन ही बनाने होते तो शायद थोड़ी सी दुश्वारियां आती भारत को। ठीक है, बाद में पता नहीं क्या समझा ऋषभ पंत ने, बल्कि हार्दिक पांड्या ने, और उन्होंने थोड़ा सा एक्सेलरेट किया जो जरूरी था। अगर आपको पार तक पहुंच गया तो या तो उन्हें आभास हो गया होगा कि जी बरसात होने वाली है तो आपको थोड़ा सा तेज खेलना पड़ेगा। दैट इज व्हाट एक्चुअली ही ट्राइड टू डिड एंड उसमें थोड़ा बहुत सक्सेसफुल भी रहे। लेकिन फिर मैं आऊंगा ओपनिंग पेयर पर। अगेन ऋषभ पंत एंड ईशान किशन, बोथ ऑफ देम हैव बीन अनसक्सेसफुल, 10 and 11 रिस्पेक्टिवली। दैट इज व्हाट द स्कोर बिटवीन डुओज। तो मुझे लगता है अभी भी ओपनिंग कंसर्न है भारत का। देखिए ये ओपनिंग की जहां तक बात है तो सभी मैं एक्सपर्ट की राय पढ़ रहा था तो लोग और कह रहे थे कि अभी और समय दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संजू सैमसन बाहर बैठे हैं, आपको उनको ट्राई करना चाहिए। ईशान किशन बढ़िया चॉइस है, लेकिन ऋषभ पंत के साथ मैं सोचता हूँ यदि मिडिल ऑर्डर में ही पंत को खिलाया जाए तो ज्यादा पंत आपको बेनिफिट दे सकते हैं बनिस्बत की सलामी बल्लेबाज के। राइटली सेड। तो मुझे लगता है कि बॉलिंग कोई खास चिंता का विषय फिलहाल नजर नहीं आती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि क्या एक आध बॉलर हम कम खेल रहे हैं, शॉर्ट खेल रहे हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी नजर नहीं आ रहे थे कल के मैच में। कोई शायद स्टिफ निगल ऐसा कुछ रहा होगा बिकॉज वो बॉलिंग नहीं कर रहे थे। और किसी ने पूछा भी था एक सोशल मीडिया साइट पर कि जी हार्दिक पांड्या के बारे में क्या है, अपडेट है, कोई नहीं है, बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। तो कई बार मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को हम क्या माने, एज अ प्योर बैट्समैन, एज अ प्योर बॉलर और एज एन ऑलराउंडर। समटाइम्स आप देखोगे वो बॉलिंग करते ही नहीं है। तो क्या ये वजह बनती है दीपक हुड्डा को टीम में रखने की कि वो बॉलिंग नहीं करते? जरूरत पड़ने पे क्या पता दीपक हुड्डा आपको 1-2 ओवर निकाल के दे दे, जैसा उन्होंने किया पिछले मैच में, और इससे पिछले मैच में 4 विकेट भी लिए थे उन्होंने। मुझे लगता है ऐसी कोई समस्या है नहीं भारत के साथ, लेकिन भारत जो हार्दिक पांड्या है वो मुझे लगता है वो उस रोल में आना चाहते हैं जो कभी अफ्रीका के लिए याक कैलिस किया करते थे, जो कभी इंग्लैंड के लिए एंड्रे फ्लिंटॉफ किया करते थे, कि टॉप ऑफ द बॉलिंग, टॉप ऑफ द बैटिंग स्ट्रेंथ पे खेलते थे और वन चेंज गेंदबाज भी आते थे। तो मुझे लगता है वही होने की गुंजाइश बनी है। और साथ में हम बैट्समैन के हैसियत से हमने दीपक हुड्डा को आई थिंक खिलाया था एक ऑप्शन की तलाश में। बाकी भारत ने मुझे लगता है कहीं गेंदबाजी शॉट नहीं खिलाई, क्योंकि 4 तेज गेंदबाज आपके पास थे। हर्षल भी थे सुंदर की जगह, और बाकी भुवी, अर्श और सिराज थे ही, 4 हो गए। और 5वें में यूजी चहल भी टीम के साथ प्लेइंग 11 में थे। तो मुझे लगता है, और जो 6 बैट्समैन खेलते हैं उनमें से
एक बैट्समैन इन्होंने ऑलराउंडर खिलाया था, बल्कि मुझे लगता है एक बैट्समैन शॉट खिलाया था, ना कि एक गेंदबाज शॉट खिलाया था। भुवनेश्वर को अभी भी आप टीम का हिस्सा मान के चल रहे हैं? स्कीम ऑफ थिंग्स में आपकी है, क्योंकि उमरान मलिक जैसे बॉलर्स बाहर बैठे हैं जिन्हें दुनिया पता नहीं किस किस नजरिए से देखी। कल परसों एक बड़ा बयान आया सुनील गावस्कर साहब का, उन्होंने बोला कि जी मैंने जितने युवा क्रिकेटर्स को देखा, जब सचिन तेंदुलकर का एरा आया था, जमाना आया था, तो सारे युवा क्रिकेटर्स उन्हीं की बात करते थे। और इस समय उमरान मलिक, उन्होंने यही कहा कि उमरान मलिक के बारे में भी इस समय यही चर्चा है, सारे युवा क्रिकेटर्स उनकी बात करते रहते हैं। तो उन्होंने कंपैरिजन एक हिसाब से नहीं किया, उन्होंने अपनी एक राय रखी कि ऐसा मैंने देखा था और ये शायद भारत के लिए आने वाले समय में एक जबरदस्त विकल्प हो सकते हैं और युवा इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब बंदे में कुछ एबिलिटी है। तो क्या कहीं आपको लगता है कि भुवनेश्वर की जगह या हर्षल पटेल, क्योंकि उतने फिट मुझे नजर नहीं आते और उतने उतने प्रोडक्टिव भी नजर नहीं आ रहे हैं, तो उनकी जगह कहीं उमरान मलिक को एक मौका दिया जा सकता था? हाँ, निश्चित तौर से दिया जा सकता था, लेकिन भारत ने कोई रिस्क लेना सही नहीं समझा। जो लोग खेलते आ रहे हैं उन्हीं को चांस दिया, और बाकी आगे मुझे लगता है कि मौका मिलेगा। नहीं, भारत के साथ दिक्कत क्या है, या सेलेक्टर्स के साथ, जब वो आईपीएल में बैठ के देखते हैं और आईपीएल में किसी बैट्समैन का या बॉलर का एक मैच खराब चला जाता है, तो वो उसे जज कर लेते हैं कि जी ये महंगा बॉलर है, रन ज्यादा देगा, शायद विकेट कम लेगा। ये एक समय में किसके साथ होता था आप देखते थे? प्रवीण कुमार एक बॉलर प्रवीण हुए भारत, कुमार, उमेश यादव। हाँ उमेश यादव, ये सब एक ऐसे बॉलर्स की कैटेगरी या श्रेणी में रहे जो रन्स बहुत देते थे लेकिन लेकिन विकेट विकेट भी टेकिंग, लेते थे। विकेट तो टेकिंग। हाँ, अब देखो, आप रन दे दो, नो प्रॉब्लम, अगर आप रन देकर विकेट ले रहे हो ना, दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। वो क्योंकि आप एक साथ दो काम कर रहे हो, एक तो वो डॉट बॉल कर रहे हो वो वाली बॉल, और दूसरा आप एक बैट्समैन को आउट करके भेज रहे हो, तो जो अगला आएगा कम से कम एक दो बॉल तीन बॉल लेगा सेटल होने में। T20 में हालांकि समय होता नहीं, कई लोग तो ये कहते हैं कि जी बैट्समैन तो अंदर से बस सेट होकर ही आते हैं। आप सूर्य कुमार यादव को देख लीजिए, आते ही पहली बॉल पे चौका, समटाइम छक्का। इट टोटली डिपेंड्स द सेंटिमेंट, व्हाट आई कैन से, मेंटल एबिलिटी ऑफ द प्लेयर, कि वो मतलब किस तरह से सोचते हैं चीजों को, और उसके बाद ऑन द फील्ड कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सबके अंदर तो एबिलिटी है नहीं कि आते छक्का मार देगा। हाँ, T20 में बस ये होता है, मुझे लगता है, जो अब तक मैंने ऑब्जर्व किया, कि वो कोई सेट होके नहीं आता है, क्योंकि गेंदें कम होती हैं तो लोग बस अटैकिंग स्ट्रोक खेलने के मूड में आते हैं, ये अलग बात है। क्योंकि अंदर से बैठे बैठे आप ये प्लान करो कि जी मुझे जाके मारना है, तो वो हो नहीं पाता है। कई बार तो क्या होता है, बल्ले से लग जाती है बॉल। तो ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि T20 मैच है ही ऐसा, फॉर्मेट ही ऐसा है कि आपको फटाफट रन बनाने हैं। तो अगर आप उसमें इधर उधर करोगे तो आपकी जगह जा सकती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत जो है क्रिकेट में सिलेक्शन का जो दायरा है थोड़ा सा बढ़ा सकता है, और पैमाना जो है अभी फिलहाल आईपीएल को ज्यादा तरजीह दी जा रही, खासकर T20 मैचेस के लिए। जो मैं समझता हूँ शायद थोड़ा सा अनफेयर है कि आप एक बैट्समैन को या बॉलर को आईपीएल के हिसाब से जज कर लो। ठीक है, टैलेंट हमें वहां से मिलता है, इट्स ऑल राइट, नो डाउट अबाउट इट। उस पर हमें फोकस भी रखना चाहिए, और उसको तवज्जो भी देनी चाहिए जो एबिलिटी वाला लड़का या लड़की है। मैं दोनों टीमों की बात कर रहा हूँ, महिलाओं की भी, क्योंकि उनके भी कुछ 3-4 मैचेस हर आईपीएल सीजन में खेलने को देखने को मिलते हैं और उन्हें खेलने को मिलते हैं। तो वो वहां भी यही चीजें चल रही हैं। महिलाओं की आईपीएल की भी चर्चा लगातार है, जोरों पर है। हो सकता है आपको इस बार से नहीं, अगर तो अगले बार से आपको आईपीएल देखने को मिलेगा महिलाओं का। तो ये कुछ चीजें हैं, इन पर थोड़ा सा भारत को सोचना चाहिए। जी हाँ, निश्चित तौर से मैं भी ये मानता हूँ कि ये एक सोचने का विषय है, लेकिन वही चीज़ है कि आईपीएल को हम एक सीढ़ी कह सकते हैं, लेकिन आईपीएल के सहारे ही हम सब कुछ तय नहीं कर सकते। मुझे लगता है आईपीएल होना चाहिए, उसके बाद डोमेस्टिक भी होना चाहिए, तो शायद बेहतर रहेगा भारतीय क्रिकेट के लिए। One more series is going on between India and any women's team. I'm not really sure who they are playing against, but actually a series is going on. We do not have much idea about that, क्योंकि women's cricket को अभी भी मैं मानता हूँ उतनी कवरेज मिलती नहीं है। Sometime it comes in the news कि हाँ जी इनका मैच है, other than that कुछ खास चीजें उस पर
तवज्जो डाली जाती नहीं, लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि एक झंडे के नीचे खेल रहे हैं लोग, एक देश के लिए खेल रहे हैं, तो उन्हें भी उतनी तवज्जो मिलनी चाहिए। अब एक अच्छा काम बीसीसीआई ने किया, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कुछ एपिसोड्स पहले, कि बीसीसीआई ने दोनों की जो पे स्केल है वो बराबर कर दी है मैचों में। ये बड़ी अच्छी एक पहल है, मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें पहले होनी चाहिए थी, अब हो रही। खैर, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वन मोर सीरीज व्हिच इज गोइंग ऑन बिटवीन England and Australia. Straight away after the World Cup, England went to Australia for 3 ODI, and see what the result is. England have been completely outplayed in all 3 matches, in all 3 departments. Australia win the series by 3-0. In the yesterday's match, it was Australia who scored 300 जी हाँ, मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूँ। 364, something like that. जी, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की और उन्होंने 355 रन बनाए। Yeah, 355. 48 ओवर का मैच था, बीच में बारिश आई थी 42 ओवर के बाद। हुआ ये कि एक लंबी चौड़ी साझेदारी, ओपनिंग साझेदारी बुनी गई ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर के बीच। आई थिंक 200 प्लस की वो साझेदारी थी और वार्नर आउट हुए। वार्नर आउट हुए 206 रन 106 रन बना के 102 गेंदों में। फिर ट्रेविस हेड भी उसी ओवर में आउट हुए, स्टोन के ओवर में, विली स्टोन के ओवर में। उन्होंने 130 गेंदों पे 150 किए, 150 प्लस किए उन्होंने। उसके बाद एक मिचेल मार्च की बढ़िया पारी, 16 गेंदों में 30 रन की, एक कैमियो था वो। उसके बाद जब बारिश आई तो आई थिंक 290 रन थे 42 ओवर में और 2 गेंदों में। उसके बाद मैच को 48 ओवर का कर दिया गया, 355 बनाए और टारगेट को डगवर्थ लुईस के हिसाब से रिड्यूस किया गया, क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये 48 ओवर का मैच होगा। तो 364 का लक्ष्य दिया गया 48 ओवर में और इंग्लैंड की टीम 142 पे ही ढेर हो गई। 221 रनों से इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया और व्हाइट वॉश करते हुए 3-0 से इंग्लैंड को हराकर उन्होंने श्रृंखला पे कब्जा किया। जी, प्लेयर ऑफ द मैच डेविड वार्नर को दिया गया और प्लेयर ऑफ द सीरीज ट्रेविस हेड को। जी, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट गिरे थे 355 तक जाने के लिए, उनमें से ओली स्टोन को 4 विकेट मिले थे। हाँ, और 1 विकेट उनको मिला था सॉडम को। तो ये स्थिति थी। जी हाँ, तो अच्छी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया को ओडीआईज या फिर टेस्ट मैचेस का बादशाह माना जाता रहा है पिछले कई सदियों से, और ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया भी। ठीक है, आप T20 से बाहर हो गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो अप्रोच है ना वो फेयरलेस अप्रोच है, तो उसमें आप ऐसा कई बार होगा कि आप बाहर हो जाएंगे, और वो अपने ग्राउंड पर खेल रहे थे, हालांकि उनके पास एक एडवांटेज था, शायद उसका उतना बेहतर प्रयोग वो नहीं कर पाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपनी जमीन पर बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलता है, जैसे भारत अपने यहाँ शेर है। हालांकि भारत अब ये जो तमगा है शेर वाला ना, वो विदेशों में जाकर दिखा रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये एक सकारात्मक चीज है, भारतीय दृष्टिकोण से होनी चाहिए। आप बाहर जाके जीते, ये बड़ा जरूरी है। अपने देश में तो आप बड़ी बड़ी टीमों को हरा देते थे पहले, लेकिन ये जीतने की आदत शायद सौरभ गांगुली ने डाली थी बाहर जाके पहली बार, और वो बदस्तूर जारी है। अब भारतीय क्रिकेट ठीक दिशा में जा रहा है, ठीक हाथों में रहे, बस इसकी बात है। बाकी दिशा तो ठीक है भारतीय क्रिकेट की, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस उसे ठीक हाथों में सौंपना चाहिए। क्रिकेट के जानकार लोगों को चलानी चाहिए। पॉलिटिकल जो पास होती हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों को क्रिकेट में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। इस बात पर हम लगातार चर्चा करते आए हैं, वाद विवाद करते आए हैं, लेकिन होता यही है, एक ना एक पॉलिटिकल पावर हाउस जिसे कहते हैं, वो भारतीय क्रिकेट टीम को कंट्रोल करता है। बाहर टूर्स पे जाना हो या फिर कहीं और जाना हो somehow, so it just what I can say, demotivate the players somehow, that why the political peoples are interacting or controlling our ability, our chances. Sometimes actually what happens, a player like Sanju Samson has been a fantastic player, as we have seen him doing good throughout the year, but again he is not being included in the team, he is not been given so many of chances.
what he should be given. So I personally believe India needs to be, more and more, what I can say, thinking team. Actually, I'm talking about management only, not the players, because they are doing their best. तो ये सब चीजें हैं, शायद ये भारत को थोड़ी सी दिक्कत में डालती हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल निसंदेह थोड़ा सा अनफेयर होता है, लेकिन क्या करें, इतने लोग हैं। टीम मैनेजमेंट के लिए भी सेलेक्ट करना आसान नहीं होता, उन्हें भी कई तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, और इसलिए मुझे लगता है कि, लेकिन ये भारतीय दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है कि कंपटीशन की भावना है और प्रतिस्पर्धा में कम से कम देश को फायदा होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी चीज है। कई बार क्योंकि भारत देखिए सर्व धर्म संपन्न देश है, इसमें कई जातियां, कई धर्म के लोग रहते हैं। हालांकि अल्टीमेटली हम सारे इंसान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों का इफेक्ट आता है। अगर आप मोहम्मद शमी या फिर अर्शदीप को अगर अचानक से टीम से बाहर कर दोगे तो तमाम तरह के सवाल उठेंगे आपके ऊपर, उसके जवाब देना आपको मुश्किल होता है, बड़ा महंगा पड़ता है। बीसीसीआई के अधिकारियों को आके सामने से कैमरे बोलना पड़ता है कि जी ऐसा नहीं, ऐसा था, क्योंकि लोग ये सोचने लगते हैं ना कि क्या पता ये मुस्लिम है, क्या पता ये सिख है, ईसाई है, इस वजह से उसको जगह नहीं मिली। कई बार पंडित यादव, ये सब तमाम चीजें होती हैं क्रिकेट में। हम लोग बहुत इनसाइड स्टोरीज इसलिए बताने में असमर्थ होते हैं क्योंकि हम लोग वहां पे है नहीं। लेकिन जो और पत्रकार हैं जो बीसीसीआई को कवर करते हैं काफी सालों से, उनमें मैं किसका नाम ले लूं, दीपक सरदेसाई जी हैं, थोड़ा मोड़ा कवर करते। एक उनके बेटे हैं, मुझे एक दिलीप सरदेसाई, हाँ दिलीप सरदेसाई के बेटे हैं, उनका मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, शायद प्रदीप सरदेसाई ही नाम है। वो भी बीसीसीआई को बड़ा अच्छे से कवर करते हैं। उन्होंने भी अपनी बड़ी बेबाकी से राय रखी नेपोटिज्म पर कि जी इस तरह की चीजें होती आई हैं। हालांकि क्रिकेट में बहुत ज्यादा उसका प्रभाव दिखता नहीं जितना राजनीति में है, लेकिन फिर भी प्रभाव है और इसे खत्म करना चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल में ऐसी ज्यादा घटनाएं सामने नहीं आई हैं जो थोड़ा सा सुखद विषय हो सकता है। लेकिन फिर भी भारतीय क्रिकेट दुनिया के क्रिकेट को लगभग चलाता आ रहा है, आप सभी जानते हैं। एक जबरदस्त रिचेस्ट बोर्ड ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड, भारत के आगे कोई टिकता नहीं है। आईसीसी में भारत की बहुत अच्छी है, घुसपैठ कह सकता हूं या फिर पकड़ कह सकता हूं, कुछ भी कह लीजिए, शब्दों का खेल है। घुसपैठ कहना गलत है। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना, पकड़ कह सकते हैं, आप पैठ कह सकते हैं। शब्दों का खेल है। कई बार शब्द आप बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ देते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बट यहाँ मेरा कोई दूसरा सेंस नहीं था। अच्छी पकड़ है और होनी चाहिए। आप अगर वर्ल्ड क्रिकेट को कंट्रोल करो ना, तो ये गर्व की बात है भाई कि दुनिया में और भी बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड, जहां से क्रिकेट बेसिकली शुरू हुई। वो लोग आसपास नजर नहीं आते हैं। भारत की क्या बोलूं, सहभागिता या फिर भारत का जो वर्चस्व है ना, ये शायद सही शब्द होगा इस्तेमाल करने के लिए। जी जी बिल्कुल, हाँ। आप बोलते बोलते समझ में आता है, अचानक से आप अगर कुछ बोल दो तो, हालांकि आईटी का जमाना है और आपके उस लाइन को काट के जो है ना बड़ा अलग तरीके से वायरल कर दिया जाता है कि बस इसी शब्द को काट लिया जाएगा और उसको 4 बार प्ले किया जाएगा इधर। तो जरा इससे बचाए रखना भैया हम लोगों को। वी आर जस्ट डूइंग शोज, डिस्कसिंग ऑन क्रिकेट। समटाइम इट टोटली डिपेंड्स कि आप क्या बोलना चाहते, क्या हो जाता। खैर, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये जो अभी शब्द की बात कर रहे हैं हम लोग, तो शब्द तो अभी सीख ही रहे हैं हम लोग, कोई बहुत बड़े प्रोफेशनलिस्ट नहीं है इन चीजों के, तो इधर जो चीजें होती। खैर, तो अभी और हमारे पास क्या है डिस्कस करने के लिए? जी, अब बस कार्यक्रम को बाइंड अप करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मेरे पास न्यूज़ है। जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की श्रृंखला होने वाली है, उसमें ग्लेन मैक्सवेल भाग नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो अपने आप को चोटिल करा बैठे हैं। जो अभी खबरें आ रही हैं छन छन के, उनमें ये है। और अब सवाल की तरफ चलते हैं। भारत एक बार फिर न्यूजीलैंड से खेलेगा जनवरी फरवरी में, आपको शायद पता होगा। न्यूजीलैंड भारत का दौरा करेगा, तो लोग सोच रहे हैं क्या उसमें संजू सैमसन को मौका मिलेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की सीरीज है, लेकिन उससे पहले शायद भारत को बांग्लादेश से खेलना है। जी जी, और बांग्लादेश से खेलेगा भारत। कब सीरीज स्टार्ट है इस बारे में कोई
जी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नहीं खेलेगी हुई, भारत तो बांग्लादेश से, और हो जी, सकता है कैलेंडर हम में हो भी, आपको डेट आउट नहीं हुई हो। जी हम आपको जल्द ही उसकी जानकारी मुहैया कराएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो तो सवाल की तरफ चला जाए। सवाल की तरफ बिल्कुल चलना चाहिए। पूछिए। तो आज मेरा सवाल ये है कि T20 का विश्व कप, जो अगला विश्व कप है 2024 में, वो कहाँ आयोजित किया जाएगा और उसमें कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? जी सवाल दोबारा से सुनिए। T20 2024 का जो विश्व कप है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा और उसमें कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? जी आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए हमारे, और कमेंट बॉक्स में सवाल का सही जवाब दीजिए, और जो भी इस श्रृंखला के अंत तक जो भी हम सबसे ज्यादा सही सवालों के जवाब के साथ हमारे साथ आएंगे, उनमें से जो बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे उसके आधार पे हम उनको पुरस्कृत करेंगे। जी Question is, which country will host the next T20 World Cup, which will be played in 2024, and how many teams will take part in that World Cup? That is the question for you all. Hope the answer will come soon, and we will have at least a winner to share on the show. So thanks for listening this beautiful show. Hope your support will continue, will be with us, and we will be bringing you more and more updates from World of Sports. Till then, have fun and stay tuned on Radio Tashan. Bye bye. Take care. Have a great season ahead.